तो भाई स्टैक्स ऑपरेशंस हम देख रहे थे इससे पहले। इवोल्यूशन ऑफ स्टैक देखा, स्टैक यूजिंग स्टैक, इवोल्यूशन ऑफ प्रीफिक्स एक्सप्रेशन एंड पोस्टफिक्स एक्सप्रेशन, ये हमने देखा था लास्ट क्लास में, राइट। स्टैक्स में स्टैक को यूज करके अभी कन्वर्जन फ्रॉम इनफिक्स टू प्रीफिक्स और इनफिक्स टू पोस्टफिक्स स्टैक को यूज करके एल्गोरिथम से, वो अभी देखना बाकी है, लेकिन वो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है। तो मैं चाह रहा हूँ सेशन के दौरान आप पहले इवोल्यूशन एक बार पढ़ लें, ताकि स्टैक ऑपरेशन से कैसे इसको स्टैक से यूज करें, कैसे यूज करना है, बेसिकली वो आपको समझ में आ जाए। ठीक है, तो उस सब्जेक्ट पे वापस हम आएंगे, उस टॉपिक पे वापस आएंगे आफ्टर योर सेशनल ओवर्स। ठीक है, फिलहाल एक बहुत सिंपल सा टॉपिक शुरू कर रहा हूं मैं, एंड दैट इज क्यू। यूनिट नंबर 4 होगा मेरे ख्याल से आपके सिलेबस में। देखिए, हार्ड वर्क ऑलरेडी हम कर चुके हैं। लिंक लिस्ट अगर आप ठीक से समझ गए हैं, ठीक है, तो आप ये समझ लीजिए कि आपने हार्डवर्क, सबसे ज्यादा जो हार्डवर्क था स्ट्रक्चर तो लिंक लिस्ट वाला, वो कर लिया है। बेटा गेट बंद कर दो, गेट बंद करके आओ। ठीक है, तो अब चीजें खत्म करने में टाइम नहीं लगेगा। So how we used to define the stack? Last in first out, right? जो सबसे ज्यादा लास्ट में जो इंटर करता था वही सबसे पहला होता था आउट होने वाला, लास्ट इन फर्स्ट आउट। Similarly, queue, as the name indicate, you are familiar with the queue. What is the queue? A person goes, say for example, to a bank counter, and there is already a line. He just goes to the end of the line and waits for his turn. The people on the बंद कर दो बेटा, गेट बंद कर दो। The people on the front are served first, one by one, and then the one who has joined at the last will come his turn. ठीक है, तो आप ये समझें कि ये बैंक का आपका काउंटर है, राइट, और ये टोकन नंबर्स हैं। जब आप अक्सर बैंक में एंटर करते हैं तो आप एक मशीन होती है, इसका क्लिक करते हैं, एक टोकन नंबर आपको मिल जाता है, राइट। तो जिस टोकन नंबर, जो टोकन नंबर मतलब पहले आ रहा है, मतलब पहले इन द सेंस एक जैसे 12 नंबर कस्टमर का टोकन नंबर 1 हो गया, इसका 2 हो गया, इसका 3 हो गया, 4 हो गया, 5 हो गया, उसी सीक्वेंस में आकर के वो क्यू में ऐड होते जा रहे हैं। ठीक है, अब क्या हो रहा है कि ये जो लोकेशन है इसको हम बोलेंगे फ्रंट, ठीक है, जो कि काउंटर के सामने है, जिसको सर्विस होना है, राइट। और ये जो लोकेशन है जिसमें लास्ट एलिमेंट है, इसको हम बोलेंगे रियर, जिसके बाद लोग और ऐड होते जाएंगे। ठीक है, तो इसका मतलब आपका जो इंसर्शन है क्यू में, वो किस पे हो रहा है? रियर एंड पे हो रहा है। ठीक है, और जो रिमूवल हो रहा है वो किस एंड पे हो रहा है? फ्रंट एंड से हो रहा है। ठीक है, तो ये डायरेक्शन, अगर काउंटर का डायरेक्शन ऐसे होता तब आप इसको फ्रंट मानते, इसको रियर मानते, राइट। ये फ्रंट होता, ये रियर होता तब उस कंडीशन में, बट ऐसा नहीं है, हम इसको मान रहे हैं, कन्वेंशन हमारी मर्जी, हम जो कन्वेंशन लेना चाहे ले सकते हैं। तो अगर इस साइड को मान रहे हैं तो ये हमारा फ्रंट हो गया, ये रियर हो गया। ठीक है, फ्रंट से एग्जिट करते हैं और रियर से इंटर करते हैं। ठीक है, तो ये क्या हो गया? फर्स्ट इन फर्स्ट आउट हो गया मॉडल, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। फ्रंट वाला बंदा सबसे पहले आया होगा, उसके बाद ये आया होगा 9 12, उसके बाद 9, फिर 7, फिर 18, फिर 14, राइट। तो सबसे पहले एग्जिट कौन करेगा? आउट कौन होगा? जो सबसे पहले आया था। फर्स्ट इन 12 था, फर्स्ट आउट भी 12 ही होगा। ठीक है, स्टैक में ठीक उसका उल्टा था, लास्ट इन फर्स्ट आउट होता था, है ना। उसको लीफो कहते हैं, इसको फीफो कहते हैं, राइट, करेक्ट। सिंपल सा कंसेप्ट है। अब आपको करना ये है कि जब भी ये जो फ्रंट और रियर है, ये बेसिकली इंडेक्स पोजीशंस हैं। अगर इसका इंप्लीमेंटेशन मैं अरे से कर रहा हूं तो इंडेक्स पोजीशन 0 जो है वो हमेशा इनिशियली फ्रंट रहेगी, और जहां तक एलिमेंट आपने इंसर्ट कर रखा है, मान लीजिए मैक्सिमम साइज इसकी कितनी है? 1 2 3 4 5 6 7 एलिमेंट्स की साइज है, ये जो क्यू आपको दिख रहा है स्क्रीन पर, राइट। और आपने 5 एलिमेंट तक इंसर्ट कर रखी है, तो इंडेक्स पोजीशन रियर का क्या होगा?
4, करेक्ट। इंडेक्स पोजीशन फ्रंट का क्या होगा 0, ठीक है। तो बेसिकली फ्रंट और रियर क्या स्टोर कर रहे हैं, आपके इंडेक्स पोजीशन को स्टोर कर रहे हैं। अब मान लीजिए कि फ्रंट से ये एलिमेंट निकल के, यानी ये बंदा निकल के काउंटर पे चला गया सर्विस के लिए, तो ये जगह खाली हो गई। फ्रंट यहां से मूव करके कहा आ जाएगा, यहां पर आ जाएगा, फ्रंट इज इक्वल टू 1। रियर अपनी जगह पहले से मौजूद था यहां तक, लेकिन जब रियर में भी एक एलिमेंट पीछे से आके ऐड हो गया तो रियर इज इक्वल टू क्या हो गया 5 हो गया। यहां भी उसका स्टेटस 5 ही है, करेक्ट। इसमें कोई डाउट नहीं है? अच्छा, तो सीधे हम इसके प्रोग्राम पे जाते हैं, क्योंकि बहुत सिंपल सा प्रोग्राम है। स्टैक का प्रोग्राम जैसे समझना आसान है, वैसे इसका भी प्रोग्राम समझना बहुत आसान है। आपने एक क्यू बनाया ऑफ द साइज मैक्स। व्हाट इज मैक्स? हैश डिफाइन मैक्स 5 आपने करा है। ये हैश डिफाइन क्या होता है? मैक्स की वैल्यू को 5, इसको प्री प्रोसेसिंग एलिमेंट कहते हैं सी में, सी की लैंग्वेज टर्मिनोलॉजी में। और ये आपकी मैक्स की वैल्यू को 5 असाइन कर रहा है, ठीक है, फिक्स कर रहा है उसको, एक कांस्टेंट बना रहा है बेसिकली, कांस्टेंट, ठीक है, वेरिएबल नहीं कांस्टेंट, ठीक है। कन्वेंशन भी देखिए कांस्टेंट का क्या लिखा है, कैपिटल MEX। तो दिस इज अ टिपिकल कन्वेंशन मोस्ट ऑफ द लैंग्वेजेस फॉलो, ठीक है, कि आप कैपिटल लेटर में उसको इंडिकेट कर रहे हैं। वेरिएबल एक्स स्मॉल लेटर में हम इंडिकेट करते हैं नॉर्मली, राइट, करेक्ट। तो क्यू की साइज क्या हो गई 5, बिकॉज मैक्स इज 5, करेक्ट। जब स्टैक हम पढ़ रहे थे तो स्टैक में क्या था कि ऐसा स्ट्रक्चर था आपका। इनिशियली जब एक भी एलिमेंट नहीं था तो टॉप की वैल्यू क्या होती थी -1। जब पहला एलिमेंट आया टॉप की वैल्यू 0 हो जाएगी, फिर आगे दूसरा एलिमेंट आएगा टॉप की वैल्यू 1 हो जाएगी। तो इनिशियली -1 से आप शुरू करते थे। सेम कन्वेंशन आपको फॉलो करना है। यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं कोड में, जब आपका क्यू एम्प्टी है, फ्रंट भी -1 है, रियर भी -1 है, ठीक है, कोई एलिमेंट ही नहीं है, तो ना तो फ्रंट का कोई कोई मतलब बनता है ना रियर का कोई मतलब बनता है। तो दोनों क्या है, इनकी इंडेक्स पोजीशन -1 है, यानी बिफोर द 0th इंडेक्स पोजीशन। ये इंप्लीमेंटेशन अरे का हो रहा है, राइट। नाउ ये प्रोटोटाइप डिक्लेयर कर रहे हैं हम, इंसर्ट फंक्शन, डिलीट एलिमेंट फंक्शन, peek function and the display function. Why? Because the body of these functions are defined after the main method, ठीक है। तो हम पहले से इसको इनका नाम यहाँ पे डिक्लेयर कर देते हैं, ताकि मेन फंक्शन के अंदर जब हम इनको यूज करें तो मेन को पता हो कि ये फंक्शन आगे आने वाले हैं, ठीक है। जैसे सिंगल लिंक लिस्ट हमने करा था, करेक्ट। या ये भी कर सकते हैं आप, इन सबको डिलीट कर दें और फंक्शन को मेन के बाद लिख दें, इन सारे फंक्शन को मेन के बाद लिख दें, तो भी आपका प्रोग्राम करेक्ट होगा, ठीक है। तो बेसिकली जो जो हम ऑपरेशन देख रहे हैं वो क्या है, इंसर्ट है, डिलीट है, राइट, पीक है, डिस्प्ले है। इंसर्ट क्या करता है, इंसर्ट द एलिमेंट एट रियर और एंड, ठीक है, एंड को हम रियर बोल रहे हैं। इंसर्ट एन एलिमेंट एट द रियर पोजीशन, ठीक है। डिलीट क्या करेगा, डिलीट द एलिमेंट फ्रॉम फ्रंट पोजीशन, ठीक है, रियर से एंटर कर रहा है, फ्रंट से निकलता जा रहा है, राइट। डिलीट का मतलब रिमूव द एलिमेंट फ्रॉम द फ्रंट पोजीशन। पीक का मतलब क्या है, स्टैक में पीक का मतलब क्या होता था, डिलीट नहीं करता था, यानी पॉप ऑपरेशन जो था वो डिलीट करता था, लेकिन पीक सिर्फ उस एलिमेंट को डिलीट किए बिना खाली डिस्प्ले कर दिया करता था, राइट। सिमिलरली यहाँ पे क्या होगा, पीक का मतलब डिलीट कहाँ से होता है क्यू में, फ्रंट से होता है, तो फ्रंट के एलिमेंट को डिस्प्ले कर देगा, फ्रंट के एलिमेंट को डिलीट नहीं करेगा, करेक्ट। डिस्प्ले का मतलब ये पूरे क्यू को ट्रैवर्स करके डिस्प्ले कर देगा, क्यू में कौन कौन से एलिमेंट है। सारे ऑपरेशन क्लियर है?
नाउ लेट्स कम टू द मेन फंक्शन। ऑप्शन सेम एज चॉइस, जैसे हम चॉइस वेरिएबल लेते थे, ठीक है, वैसे ही ऑप्शन वेरिएबल हमने ले लिया। एक वैल वेरिएबल ले लिया टू स्टोर सम वैल्यूज। मीनू ऑप्शन प्रिंट कर रहे हैं, डू, एक डू वाइल लूप के अंदर मीनू ऑप्शन को हम प्रिंट कर रहे हैं, ठीक है। अभी डू के अंदर क्या प्रिंट हो रहा है, डू वाइल लूप में और वाइल लूप में क्या डिफरेंस होता है, पहले चली जाता है, बाद में लास्ट में कंडीशन चेक होती है। वाइल में कंडीशन सबसे पहले चेक होती है। तो डू वाइल गारंटी देता है कि एटलीस्ट एक बार आपका जो भी कर्ली ब्रैकेट के अंदर चीजें मौजूद है, स्टेटमेंट्स, वो एक्सिक्यूट होंगी। वेरएज वाइल की कोई गारंटी नहीं है, अगर वाइल पहले ही इटरेशन में फेल कर जाए तो हो सकता है वो रन ही न करे उसके स्टेटमेंट, करेक्ट। तो इसका मतलब पहली बार प्रिंट होगा, क्या होगा, मेन मीनू, एक मीनू ऑप्शन प्रिंट हो रहा है। 1 इंटर करेंगे आप तो क्या होगा, एलिमेंट इंसर्ट होगा। 2 इंटर करेंगे, एलिमेंट डिलीट होगा। 3 इंटर करेंगे, एलिमेंट पीक होगा। 4 करेंगे तो पूरा डिस्प्ले हो जाएगा क्यू, और 5 करेंगे तो एग्जिट हो जाएगा। देन यू आर प्रिंटिंग द मैसेज, इंटर योर ऑप्शन, and then you are taking the option, just like you use the choice variable in earlier program, ठीक है, ऑप्शन वेरिएबल का यूज कर रहे हैं, इतना ही फर्क है। अच्छा, इसमें एक इंपॉर्टेंट बात समझने की और भी है, क्योंकि आपके सिलेबस में इंसर्ट एंड रिमूव ऑपरेशन लिख रखा है, ठीक है, तो यहाँ पे आप इंसर्ट एंड रिमूव ऑपरेशन देख रहे हैं, लेकिन स्टैंडर्ड जो टर्मिनोलॉजी है इसकी, वो इंसर्ट करने को बोलते हैं बेसिकली इनक्यू करना। इंसर्ट का मतलब होता है इनक्यू, ठीक है, यानी क्यू में डालना। डिलीट का मतलब होता है डीक्यू। अगर क्वेश्चन में इनक्यू डीक्यू आए तो आप कंफ्यूज मत होना, इनक्यू का मतलब इंसर्ट करना, डीक्यू का मतलब रिमूव करना और डिलीट करना, ठीक है। स्टैंडर्ड ऑपरेशन यही कहते हैं, कहलाते हैं, ठीक है। नाउ लेट्स मूव टू द कोड अगेन। अब इसके बाद आपके पास ऑप्शन स्कैन किया जा रहा है, मतलब कौन सा ऑप्शन आप चाहते हैं 1 2 3 4 5 में से। तो आपने ऑप्शन जब स्कैन हो गया तो ऑप्शन पे स्विच लगाया आपने, ठीक है। अगर केस 1 है तो इंसर्ट हो रहा है एलिमेंट। ब्रेक, आपको पता है केस स्टेटमेंट में हर मतलब केस के बाद ब्रेक स्टेटमेंट लगाना जरूरी होता है, वरना क्या होगा, कंप्लीट फॉल हो जाएगा, सारे केसेस रन कर जाएंगे, राइट। तो जब एक केस में आके अटक गया है तो फिर दूसरा केस फिर नहीं चलना चाहिए, वहीं से ब्रेक हो जाना चाहिए, राइट। केस 2 में डिलीट एलिमेंट, ठीक है, रिमूव करने के लिए एलिमेंट को हम मेथड कॉल कर रहे हैं, और वो मेथड जो रिटर्न करेगा वो वैल्यू होगी, ठीक है। वैल्यू दो तरह की हो सकती है, वैल्यू में या तो वो एलिमेंट जो डिलीट हुआ है वो आपके पास रिटर्न होकर के आएगा, या फिर -1 रिटर्न होकर आएगा फंक्शन से, ठीक है। अगर -1 रिटर्न होकर के आया है तो इसका मतलब किसी वजह से डिलीट नहीं हो पाया है, ठीक है। एलिमेंट जो है किसी वजह से डिलीट नहीं हो पाया है। डिलीट कहाँ से होता है, फ्रंट से होता है, ठीक है। अगर अगर क्यू आपका एम्प्टी है तो क्या होगा, डिलीट नहीं हो पाएगा। इसको हम क्या बोलेंगे, स्टैक के टर्म में सोचिए क्या बोला था हमने वहां पर, स्टैक एम्प्टी था तो अंडरफ्लो, अंडरफ्लो, ठीक है, अंडरफ्लो बोला था इसको, राइट। तो अगर -1 आ रहा है इसका मतलब अंडरफ्लो की कंडीशन में हम वहां से -1 रिटर्न करेंगे। तो यहाँ भी मैसेज प्रिंट कर दे रहे हैं वैल्यू इज नॉट इक्वल टू -1, नहीं है, तो उस कंडीशन में ही हम वैल्यू की जो एक्चुअल वैल्यू आ रही है वो प्रिंट करेंगे, वो एलिमेंट है फिर, अदरवाइज हम जस्ट बाहर निकल जाएंगे, ठीक है। अंडरफ्लो उसने फंक्शन में प्रिंट कर रखा होगा, ठीक है। ब्रेक अगेन केस 3, पीक, ठीक है। पीक में भी आप चेक कर रहे हैं सेम कंडीशन, डिलीट करने जैसे कंडीशन। अगर क्यू एम्प्टी है, ठीक है, यानी अंडरफ्लो हो रहा है, उस कंडीशन में आपके पास कोई एलिमेंट ना डिलीट करने के लिए ना डिस्प्ले करने के लिए है। तो जब डिस्प्ले करने के लिए भी नहीं है तो सिंपली आप क्या कह रहे हैं, if value is not equal to -1 then only you are going to print the value, otherwise you will just skip the printing the element, correct। सोने वाले जाग जाओ, ठीक है। डिस्प्ले, डिस्प्ले में
एज यूजुअल जैसे स्टैक को हम एलिमेंट बाय एलिमेंट डिस्प्ले करते थे वैसे क्यू के फॉर्मेट में हम डिस्प्ले करेंगे, एक सीक्वेंस में डिस्प्ले कर देंगे। लास्ट एक केस हम लगाया करते थे अपने टिपिकल प्रोग्राम में, केस 5, उसको एग्जिट करते थे, राइट। यहाँ पे एक तरीका ये भी है कि व्हाइल ऑप्शन इज नॉट इक्वल टू 5 तब तक ये लूप चलता रहे, जहां ऑप्शन इज इक्वल टू 5 हो गया तो क्या हो जाए, लूप से बाहर हो जाए। तो एक ही प्रोग्राम को करने के मल्टीपल तरीके हो सकते हैं, जितने ज्यादा तरीके देखेंगे उतने कोडिंग से आप फैमिलियर होंगे, करेक्ट। फिर गेट ch क्या करता है, गेट ch फंक्शन क्या करता है, एक कैरेक्टर के लिए वेट करता है, आप इंटर करेंगे तो स्क्रीन खत्म हो जाएगी, ठीक है, रिटर्न 0, ठीक है। अब फंक्शंस देखते हैं, इंसर्ट फंक्शन, डिलीट एलिमेंट फंक्शन, पीक फंक्शन एंड द डिस्प्ले फंक्शन, डिस्प्ले फंक्शन, यस। इंसर्ट फंक्शन में क्या हो रहा है, एक वेरिएबल नम डिक्लेयर करा हमने, जिस नंबर को हम इंसर्ट करना चाहते हैं, मैसेज प्रिंट करा, इंटर द नंबर टू बी इंसर्टेड इन द क्यू, ठीक है, स्कैनफ किया नम में, उसको नम वेरिएबल के अंदर उसको स्कैनफ कर लिया जिस नंबर को हम क्यू में डालना चाहते हैं। अब ये जो कंडीशन है, इफ रियर इज इक्वल टू मैक्स माइनस 1, इसका मतलब क्या होगा, यहाँ पे मैक्स कितना है, इस क्यू के लिए मैक्स कितना है, नहीं कोड के लिए नहीं पूछ रहा हूँ, इस क्यू के लिए पूछ रहा हूँ, 7 है, ठीक है, मैक्स माइनस 1 कितना होगा, 6। तो अगर 0 से शुरू होंगे तो 0 to 6 इंडेक्स तक, इसका मतलब 7 एलिमेंट हो गए, ठीक है। अभी हमारा कोड क्या चेक कर रहा था, इफ रियर डबल इक्वल टू मैक्स माइनस 1, है ना, यानी जो मैक्स पोजीशन है उससे -1 ही लास्ट मोस्ट इंडेक्स होता है, ठीक है। अगर रियर वहां पहुंच गया है तो इसका मतलब फर्दर इंसर्शन अब पॉसिबल नहीं है, या फर्दर इनक्यू करना पॉसिबल नहीं है, राइट। तो ये क्या कहलाएगा, ओवरफ्लो। जैसे स्टैक में जब टॉप पे पहुंच गए तब हम स्टैक के टॉप में कुछ इंसर्ट करना चाहेंगे तो क्या बोलेंगे, स्टैक ओवरफ्लो बोलेंगे, इसको बोलेंगे क्यू ओवरफ्लो, ठीक है। तो सिंपली यहाँ पे क्या प्रिंट कर दिया, ओवरफ्लो मैसेज प्रिंट कर दिया, ठीक है। और आप यहाँ से रिटर्न कर गए, मतलब आपने डाला नहीं उसको, ठीक है। अगर मैं यहाँ से रिटर्न नहीं करता तब क्या होता, अभी आगे देखेंगे। मान लीजिए मैं रिटर्न स्टेटमेंट हटा देता, एक्चुअली जो मैं आपको जो वो दे रहा हूँ पेज, जो आपको जिससे पढ़ा रहा हूँ आपको वेब पेज, वो मैं आपको भेजूंगा, उसमें ही ये कोड मौजूद है, लेकिन थोड़े मैंने चेंजेस करे हैं, जैसे रिटर्न लगा दिया, कुछ थोड़े बहुत स्टेटमेंट चेंज कर दिए, तो उसमें नहीं था, पर्पजली मैंने किया है, ठीक है। अभी आगे देखेंगे इसको, ठीक है। ये वाला कंडीशन तो ओवरफ्लो का हो गया, एल्स इफ वाला जो कंडीशन है वो तब है जब ओवरफ्लो नहीं हो रहा है, इसका मतलब इनक्यू करना पॉसिबल है, करेक्ट। अगर इनक्यू करना पॉसिबल है तब हम क्या चेक कर रहे हैं, फ्रंट डबल इक्वल टू -1 एंड रियर डबल इक्वल टू -1। इसका मतलब क्या होगा, इनिशियलाइज हमने सबसे पहले क्या करा था, जैसे टॉप इज इक्वल टू -1 होता है जब स्टैक एम्प्टी होता है, उसी तरह क्यू जब एम्प्टी होता है तब क्या इनिशियलाइज करा था हमने, फ्रंट इज इक्वल टू -1 एंड रियर इज इक्वल टू -1, दोनों के इंडेक्स -1 है, ठीक है। अगर ये कंडीशन है तो इसका मतलब क्या है कि अभी तक एक भी एलिमेंट इंसर्ट नहीं हुआ है, तो ये पहला एलिमेंट है जो इंसर्ट होने जा रहा है, करेक्ट। तो जब पहला एलिमेंट इंसर्ट होने जा रहा है तो इसका मतलब फ्रंट भी 0 होगा, रियर भी 0 होगा, दोनों एक ही को पॉइंट करेंगे, ठीक है। तो हमने क्या करा, इनिशियलाइज कर दिया, फ्रंट इज इक्वल टू रियर इज इक्वल टू 0, करेक्ट। कोई डाउट इसमें नहीं है, फाइन। एल्स, ये कंडीशन स्पेसिफिकली किसके लिए थी, एल्स इफ वाली लाइन नंबर 53 में जो कंडीशन है ये स्पेसिफिकली किसके लिए थी, जब क्यू आपका एम्प्टी था। एल्स वाला कंडीशन यानी क्यू अब एम्प्टी नहीं है, ठीक है, उसमें अंदर ऑलरेडी एलिमेंट्स हैं, अब मुझे उसमें एलिमेंट को डालना है। देखिए फुल वाला कंडीशन हमने चेक कर लिया, ओवरफ्लो वाला कंडीशन में, एम्प्टी वाला कंडीशन चेक कर लिया, अगर फुल भी नहीं है एम्प्टी में नहीं है तो इसका मतलब एलिमेंट भी है जगह भी है, ठीक है, दोनों बातें हैं। तो हम क्या करेंगे, रियर प्लस प्लस, रियर को जहां पे है उससे एक आगे बढ़ा दिया, जैसे कि इस डायग्राम में रियर आपका 14 पर था यहाँ पर,
जब 36 आया तो रियर यहाँ पे आ गया, है ना, रियर पहले 4 था, रियर 5 हो गया, तो रियर प्लस प्लस आपने कर दिया, करेक्ट, रियर प्लस प्लस हो गया, तब फिर उस नई वैल्यू जो रियर की बड़ी है यानी नेक्स्ट पोजीशन वाली वैल्यू है, उसके प्लेस पर क्यू वाला जो अरे है उसमें हमने क्या करा, नंबर को डाल दिया जो हमने स्कैन करा था, करेक्ट, फाइन, 36 को समझ लीजिए पोजीशन 5 पे डाल दिया जैसा कि डायग्राम में था, फाइन, कोई डाउट इसमें नहीं। अब आते हैं डिलीट एलिमेंट, जिसको बोलते हैं हम डीक्यू ऑपरेशन, राइट। तो डिलीट एलिमेंट में क्या किसी एलिमेंट को रीड करने की हमें जरूरत है? जैसे इंसर्ट करने या इंक्यू करने में हमें नंबर को रीड करना पड़ा था ना, किस नंबर को हम इंसर्ट करना चाहते हैं, डिलीट करने में जरूरत है क्या? नहीं है, फ्रंट में जो भी एलिमेंट है उसको डिलीट कर देना है, सिंपल सी बात है, राइट। वैल्यू है क्लियर है, बस खाली ये प्रिंट करने के लिए कि कौन सी वैल्यू को हम डिलीट कर रहे हैं, ठीक है, उसको स्टोर करने के लिए, ठीक है, वैल्यू वेरिएबल हम डिक्लेयर कर रहे हैं। पहला कंडीशन क्या है, इफ फ्रंट डबल इक्वल टू -1 और फ्रंट इज ग्रेटर देन रियर, इफ फ्रंट डबल इक्वल टू -1 और फ्रंट इज ग्रेटर देन रियर, इसका मतलब क्या हुआ, आप एलिमेंट को डिलीट करना चाह रहे हैं, अगर फ्रंट -1 पे है तब तो इसका मतलब एलिमेंट कोई है ही नहीं क्यू में, आप डिलीट किसको करेंगे, अंडरफ्लो हो जाएगा। और फ्रंट इज ग्रेटर देन रियर का मतलब क्या हुआ कि देखिए अगर आप डिलीट करते जाएं एलिमेंट बाय एलिमेंट, ये पोजीशन आपकी है, ये वाला एग्जांपल समझिए, पहला वाला, ठीक है, ये पोजीशन है, फ्रंट इज इक्वल टू 0 था, यहाँ पर था, आपने डिलीट किया, फ्रंट इज इक्वल टू 1 पे आ गया, फिर डिलीट किया, फिर फ्रंट इज इक्वल टू 2 पे आ गया, इसको भी डिलीट किया, फिर फ्रंट इज इक्वल टू 3 पे आ गया, इसको भी डिलीट किया, फिर फ्रंट इज इक्वल टू रियर हो गया, ठीक है, इसको भी डिलीट कर दिया। अब अगर हम फ्रंट को अब आगे बढ़ा देंगे तो क्या होगा, फ्रंट इज ग्रेटर देन रियर हो गया, इसका मतलब कि सारे एलिमेंट डिलीट हो चुके हैं, हम आगे बढ़ चुके हैं, राइट। तो कोड में जो आपका कंडीशन है फ्रंट इज इक्वल टू -1, इसका मतलब क्यू आपका एम्प्टी है तो हम डिलीट नहीं कर सकते, फ्रंट इज ग्रेटर देन रियर, इसका मतलब हम डिलीट करते करते रियर से आगे निकल गए, अभी भी कोई एलिमेंट नहीं मौजूद है, ठीक है, तो भी हम डिलीट नहीं कर सकते। दोनों ही कंडीशन में क्या होगा, अंडरफ्लो, जब अंडरफ्लो हो गया तो हम रिटर्न कर गए, ठीक है, और रिटर्न क्या कर रहे हैं, -1 कर रहे हैं, ताकि जो मेन मेथड के अंदर जो हम कॉल कर रहे हैं वहाँ -1 रिटर्न हो जाए, वहाँ पे हमने कंडीशन चेक कर रहा है कि हम वैल्यू को तभी प्रिंट करेंगे जब वैल इज नॉट इक्वल टू -1 होगा, तब एक्चुअली वो वैल्यू रिटर्न कर रहा होगा जो डिलीट हो रही है, समझ में आ रही बात, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, एल्स वैल्यू इज इक्वल टू क्यू ऑफ फ्रंट, हमें फ्रंट से डिलीट करना है तो फ्रंट के एलिमेंट को वैल्यू में डाल दिया, ठीक है, फ्रंट प्लस प्लस कर दिया, फ्रंट को आगे बढ़ा दिया, देखिए हम आगे बढ़ाते जा रहे थे, फ्रंट को जब डिलीट कर रहे थे फ्रंट को एक आगे बढ़ा दिया, ठीक है। जब हम आगे बढ़ा रहे हैं तो हर आगे बढ़ाने में हम ये कंडीशन चेक कर ले रहे हैं, इफ फ्रंट इज ग्रेटर देन रियर, कहीं ऐसा तो नहीं हुआ कि हमने डिलीट किया है और डिलीट करने के साथ साथ फ्रंट रियर से आगे चला गया, जैसा कि अभी आपने डायग्राम में देखा था कि जब तक हमने इस वाले एलिमेंट को डिलीट किया था फ्रंट इक्वल टू रियर था, जैसे ही इसको डिलीट किया फ्रंट प्लस प्लस किया तो फ्रंट यहाँ आ गया, फ्रंट इज ग्रेटर देन रियर हो गया, है ना, यानी कहीं हमारा ये पर्टिकुलर डिलीट ऑपरेशन क्यू को एम्प्टी तो नहीं कर दे रहा है, ये आप कंडीशन चेक कर रहे हैं। अगर उसने क्यू को एम्प्टी कर दिया है तो फिर हमें कंडीशन इनिशियलाइज कर देनी है, जैसे हमने पहले स्टार्ट करते वक्त करा था प्रोग्राम को, फ्रंट इज इक्वल टू रियर इज इक्वल टू -1, ठीक है, सब कुछ -1 में पहुंच गया, ठीक है, जैसे स्टैक में सारे एलिमेंट डिलीट हो गए, टॉप इज इक्वल टू -1 होना है फिर, ठीक है, करेक्ट है। हालांकि जहां तक मुझे समझ में आ रहा है, मैंने चला के नहीं देखा है, लेकिन जब आप यहाँ पे कंडीशन ये चेक कर रहे हैं ना, तो इस और कंडीशन की आपको जरूरत नहीं पड़नी चाहिए, है ना, तो एक बार इसको हटा के आप देख लीजिएगा, ठीक है। फिर आप क्या कर रहे हैं, वैल को रिटर्न कर दे रहे हैं, ठीक है, वैल रिटर्न होके कहाँ जा रहा है, जहां डिलीट एलिमेंट का कॉल हो रहा है, वैल में या तो -1 जाएगा अगर अंडरफ्लो होगा, अदरवाइज जो एलिमेंट आपने फ्रंट में से उठाया है जिससे आप आगे बढ़ गए हैं
फ्रंट का एलिमेंट रिटर्न होके जाएगा जो कि DQ हो रहा है, राइट। इन दोनों में से एक बात होगी। एक बार जरा सा ऊपर जाके फिर से देखते हैं। ये डिलीट एलिमेंट है, राइट। वैल में या तो -1 आएगा या जो एलिमेंट डिलीट हुआ है, जैसे 12 14 जो एलिमेंट डिलीट हुआ है वो आकर के वैल में पड़ जाएगा। आप चेक करें, इफ वैल इज नॉट इक्वल टू -1, इसका मतलब डिलीट हो गया है। अगर डिलीट हो गया है तो आप प्रिंट करें द नंबर डिलीटेड इज %g एंड यू आर प्रिंटिंग द वैल वैल्यू, करेक्ट। नो पीक में हमें जैसे स्टैक में क्या था, पॉप और पीक में सिर्फ इतना डिफरेंस था कि पॉप में एलिमेंट को डिलीट भी कर दे रहे थे, यानी टॉप की वैल्यू को माइनस कर दे रहे थे, है ना, डिलीट करने के लिए। यहाँ पे अभी हमें क्या करना है, हमें सिर्फ प्रिंट करना है और उसकी जो टॉप की वैल्यू है पीक में, यहाँ के पीक में, उसको अल्टर नहीं करना है, जैसे कि स्टैक के पीक में अल्टर नहीं करते थे, करेक्ट है। हमें सिर्फ वैल्यू को प्रिंट करना है। कंडीशन चेक करेंगे कि कहीं क्यू एम्प्टी तो नहीं है। एम्प्टी है तो फिर हम पीक भी नहीं कर सकते, ना DQ कर सकते हैं ना पीक कर सकते हैं। तो इफ फ्रंट डबल इक्वल टू -1 और फ्रंट इज ग्रेटर देन रियर, ठीक है, उस कंडीशन में क्यू इज एम्प्टी, क्यू आपका एम्प्टी हो जा रहा है। और क्यू एम्प्टी है तो क्या आप रिटर्न करेंगे, -1 रिटर्न कर देंगे। एल्स रिटर्न क्यू ऑफ फ्रंट, फ्रंट को प्लस नहीं किया है, फ्रंट को आगे नहीं बढ़ाया है, इसका मतलब एलिमेंट डिलीट नहीं हो रहा है, सिर्फ एलिमेंट रिटर्न हो रहा है। तो ये फ्रंट के एलिमेंट को रिटर्न करेगा या -1 रिटर्न करेगा। पीक ऑपरेशन जो कॉल हो रहा है उसको जाके एक बार देखिए, ये देखिए, वैल इज इक्वल टू पीक इफ वैल इज नॉट इक्वल टू -1, है ना, इसका मतलब क्यू एम्प्टी नहीं था। उस कंडीशन में आप क्या करें, द फर्स्ट वैल्यू इन द क्यू इज %d वैल, या फ्रंट वैल्यू ऑफ द क्यू इज दिस वैल, आप प्रिंट कर दे रहे हैं, करेक्ट, ठीक है। केस 4 क्या था, डिस्प्ले। डिस्प्ले में क्या हो रहा है, देखिए, सबसे सिंपलेस्ट ऑपरेशन डिस्प्ले ही होता है, राइट। आप एक वेरिएबल आई ले रहे हैं, न्यू लाइन पे आ गए, आपको डिस्प्ले करना है क्यू के सारे एलिमेंट्स को। अगर क्यू एम्प्टी है तो डिस्प्ले नहीं कर सकते, राइट। तो आप कंडीशन चेक कर रहे हैं, इफ फ्रंट डबल इक्वल टू -1 और फ्रंट इज ग्रेटर देन रियर, इन दोनों ही कंडीशन में क्यू एम्प्टी होगा। तो उस कंडीशन में आप क्या कर रहे हैं, मैसेज प्रिंट कर रहे हैं, अंडरफ्लो नहीं करें बल्कि बोल रहे हैं क्यू इज एम्प्टी, ठीक है, क्योंकि आप डिस्प्ले करने जा रहे हैं। एल्स फॉर i इज इक्वल टू फ्रंट, i इज लेस देन इक्वल टू रियर, i प्लस प्लस printf %g q ऑफ i, क्योंकि सारे एलिमेंट को आप प्रिंट कर दे रहे हैं, राइट। क्लियर प्रोग्राम। अब सिंपल सा क्वेश्चन बताइए कि इंसर्ट ऑपरेशन में अगर मैं यहाँ पे रिटर्न नहीं लगाता तो क्या होता। ये देखिए, ये पूरा आपका इंसर्ट ऑपरेशन है, ठीक है, विजिबल है। जो ओरिजिनल प्रोग्राम दे रखा था तो रिटर्न नहीं था, ठीक है, रिटर्न मैंने लगाया है जानबूझ के, नहीं लगाता तो क्या होता। कोड को पढ़ो समझो, ये इफ स्टेटमेंट कर क्या रहा है, जिससे रिटर्न है। रियर इज इक्वल टू मैक्स -1 का मतलब क्या है, क्या चेक कर रहे हैं हम, यानी क्यू फुल हो चुकी है, राइट। हम और एलिमेंट इंसर्ट नहीं कर सकते, ये इंसर्ट ऑपरेशन है, राइट, या इनक्यू ऑपरेशन है, राइट। हम अगर मैक्स -1 तक अगर रियर पहुंच गया है तो हम लास्ट एलिमेंट पे पहुंच चुके हैं। जैसे कि डायग्राम देखिए आप, रियर अगर यहाँ आ जाए और इसमें एक एलिमेंट आ जाए, राइट, अब रियर इज इक्वल टू मैक्स -1 है इस कंडीशन में, राइट। तो अगर मैक्स -1 है तो इसका मतलब हम आगे अब इसके बाद एलिमेंट इंसर्ट नहीं कर सकते,
राइट। तो जो इफ कंडीशन है वो सिर्फ इतना चेक कर रहा है कि कहीं ओवरफ्लो तो नहीं हो रहा है। अगर ओवरफ्लो हो रहा है तो हम रिटर्न कर जा रहे हैं बिना आगे कुछ किए। अगर हम रिटर्न नहीं करते तो क्या होता, आगे कंडीशन चेक होती है ना। क्या होता, ये कंडीशन चेक होती फ्रंट डबल इक्वल टू -1 एंड रियर डबल इक्वल टू -1। ये कंडीशन क्या चेक हो रही है, क्यू एम्प्टी तो नहीं है। एम्प्टी है तो फ्रंट इज इक्वल टू रियर इज इक्वल टू 0 कर दे रहे हैं, फिर इंसर्ट कर रहे हैं, राइट, फाइन। उसके बाद जो कंडीशन एल्स वाली बच रही है उसमें सिंपली रियर प्लस प्लस कर दे रहे हैं, है ना। यानी जगह भी खाली है और एम्प्टी भी नहीं है, तो हम इंसर्ट कर दे रहे हैं। अगर यहाँ पे रिटर्न नहीं होता तो क्या होता कि आप ओवरफ्लो तो प्रिंट करते, ठीक है, फिर एल्स इफ कंडीशन में नहीं आते, एल्स कंडीशन में नहीं आते। देखिए चूंकि कर्ली ब्रेसेस नहीं लगे हैं इसलिए एक लाइन जो है सिर्फ ये एक्यूट होगी एल्स में, राइट। सिमिलरली कर्ली ब्रेसेस यहाँ एल्स इफ के लिए भी नहीं लगे हैं तो ये एक लाइन एक्यूट होकर के टर्मिनेट हो जाएगी, राइट। मल्टीपल लाइन चाहिए आपको तो कर्ली ब्रेसेस लगानी पड़ती है। तो अब ये जो लाइन है ये हर हाल में एक्यूट होगी। अगर हमने रिटर्न ना किया होता तो ये हर हाल में एक्यूट होती, यानी क्यू ऑफ रियर में नंबर प्लेस हो जाता। यानी इसका मतलब ये होता कि अगर क्यू फुल है, क्यू फुल है, यहां तक पूरा 7 एलिमेंट है, रियर इज इक्वल टू मैक्स -1 है, उसके बावजूद आपने रिटर्न नहीं किया, तो सबसे लास्ट में जो स्टेटमेंट चल रहा है कौन सा स्टेटमेंट, क्यू ऑफ रियर इज इक्वल टू नम, क्यू ऑफ रियर इज इक्वल टू नम। नम की वैल्यू मान लीजिए 21 है, ठीक है। तो क्या करेगा, इस क्यू के रियर में 7 को रिप्लेस करके 21 प्लेस कर देगा। यानी ओवरफ्लो नहीं कर, ओवरफ्लो आपको बता रहा है, साथ में क्या कर रहा है, ओवरराइट भी कर दे रहा है, ठीक है, विच इज ऑब्वियसली नॉट अ वेरी गुड ऑप्शन। अगर ओवरफ्लो है तो हम यूजर को बता करके उसको क्यू में डालना ही देते। अगर मान लीजिए एक क्यू की लिमिट 10 आदमी की खड़े होने की है तो फिर 11वें आदमी को हम अगर ला रहे हैं हम, तो अगर रिटर्न स्टेटमेंट नहीं लगाया तो उसका मतलब क्या हो गया, 10वें आदमी को धक्का देके 11वें आदमी को जबरदस्ती लगा दिया हमने, है ना, वो गलत ऑपरेशन है, राइट। उसको बचाने के लिए आपने रिटर्न एक स्टेटमेंट लगा दिया। क्लियर है। Now, this application of the queue is through the arrays, ठीक है। सिमिलरली जैसे स्टैक को आप लिंक लिस्ट से इंप्लीमेंट कर सकते थे, सारे ही लिंक लिस्ट के वर्जन से इंप्लीमेंट कर सकते थे, वैसे क्यू को भी आप लिंक लिस्ट के वर्जन से इंप्लीमेंट कर सकते हैं, ठीक है। ये क्या है आपका, ये स्टैटिक वर्जन है, ठीक है। और वो क्या होगा, लिंक लिस्ट वाला डायनेमिक वर्जन ऑफ द एप्लीकेशन होगा, राइट। उसमें आपको साइज की फिक्र नहीं करनी पड़ेगी क्योंकि रिस्ट्रिक्शन अरे में साइज की होती है, वहां पे आपकी साइज का इनिशियलाइजेशन नहीं होता है क्यू में, राइट, लिंक लिस्ट में। तो अगर हम क्यू को लिंक लिस्ट से अगर करना चाहें, सेम प्रोग्राम आपका जो इम्प्लीमेंटेड प्रोग्राम है आपको बस उसी को देखना है, उसी को मॉडिफाई करना है। कैसे करना है मॉडिफाई, मैं प्रोग्राम को एक बार ओपन कर दे रहा हूँ। कौन सा करूँ, सिंगली लिंक लिस्ट करूँ, लिंक लिस्ट में बताओ क्या क्या ऑपरेशन थे सिंगली लिंक लिस्ट में। इंसर्ट एट द बिगिनिंग, इंसर्ट एट द एंड, देखो आपको दिख रहा है, ट्रैवर्स, डिलीट बिगिनिंग, डिलीट एंड, ठीक है। इनमें से कौन से ऑपरेशन हमको चाहिए क्यू के इम्प्लीमेंटेशन के लिए,
डिलीट कहाँ से करते हैं? एंड से करते हैं, है ना? और इंसर्ट कहाँ करते हैं? इंसर्ट एंड से करते हैं, डिलीट बिगनिंग से करते हैं, राइट? तो बिगनिंग का जो एलिमेंट है उसको हम डिलीट करते जाएं, वो फ्रंट हो गया, और एंड के एलिमेंट में इंसर्ट करते जाए वो रियर हो गया, राइट? तो इसको रन करते हैं एक बार। तो अब इसमें इतने सारे ऑपरेशन हमको दिख रहे हैं। हमारे काम के कौन से ऑपरेशन है? इंसर्ट द एलिमेंट एट द एंड ऑफ द लिंक लिस्ट, यानी रियर में ये होगा, इसको आप मैसेज चेंज कर देंगे, इंसर्ट द एलिमेंट एट द रियर ऑफ द लिंक लिस्ट, या डीक्यू ऑपरेशन सिंपल, ठीक है, या रिमूव, कुछ भी आप दे नाम। और कौन सा एलिमेंट हमारे काम का है? डिलीट एन एलिमेंट फ्रॉम द बिगनिंग, यानी 2 and 4 और बीच में ट्रेवर्स, ये ऑपरेशन हमारे काम का है। 2 का मतलब हम इंसर्ट कर रहे हैं, 4 का मतलब हम फ्रंट से रिमूव कर रहे हैं, ठीक है, 3 का मतलब हम ट्रेवर्स कर रहे हैं। बाकी आप मेनू ऑप्शन के सारे मैसेजेस हटा दीजिए, उनके कॉल हटा दीजिए, सिर्फ उतना ही फंक्शन रखिए, आपका क्यू रेडी हो जाएगा। एक्सपेरिमेंट करके देख लीजिए। सबसे पहले मैं इंसर्ट कर रहा हूँ, ठीक है, एट द एंड ऑफ द लिंक लिस्ट 2, इंटर द वैल्यू ऑफ द एलिमेंट टू बी इंसर्टेड, से फॉर एग्जांपल 3, ठीक है। अभी ट्रेवर्स करके देखिए, एक ही एलिमेंट है 3, फिर दोबारा इंसर्ट किया 5, ट्रेवर्स करके देख लीजिए क्या हो गया 3 5, चाहे 3 5 ऐसे प्रिंट करिए, 3 और 5 टैब लगा दीजिए बैकस्लैश की जगह, तो 3 5 ऐसे प्रिंट हो जाएगा, ठीक है। फिर एक बार इंसर्ट करके देखिए 7, अब ट्रेवर्स करते हैं 3 5 7, फ्रंट का एलिमेंट कौन सा है? फ्रंट का एलिमेंट 3 है, रियर का एलिमेंट कौन सा है? 7 है। हमें रिमूव कहाँ से करना है? फ्रंट से करना है। तो ऑपरेशन क्या है हमारा? वांट टू डिलीट द एलिमेंट फ्रॉम द बिगनिंग। 4 हमने कहा, उसने क्या कहा? 3 डिलीटेड फ्रॉम द बिगनिंग सक्सेसफुली। ट्रेवर्स करके देख लीजिए 3 गया, 5 7 बचा, ठीक है। ओवरफ्लो अंडरफ्लो का किस्सा ही नहीं है इसमें, ठीक है। क्यों? अब ये इस इतने से कोड को मॉडिफाई करके कर सकते हैं आप लोग, ठीक है। देखिए, आपने अगर लिंक लिस्ट पढ़ लिया है, स्ट्रक्चर्स पढ़ लिया है, 2 चीज अगर पढ़ ली है, तो समझ लीजिए कि आपके पूरे सिलेबस की 2/3 मेहनत हो चुकी है, अगर ये 2 चीज आपने ठीक से समझ ली है, ठीक है। ये पूरा का पूरा जो आपका यूनिट था, मैं आपको दिखाता हूँ यूनिट एक बार, इसको एग्जिट कर देता हूँ एक बार। क्यूज देखिए, डेफिनेशन एंड एग्जाम्पल, डेफिनेशन हमने देखा था, एग्जाम्पल उसमें देखा था डायग्राम में। सीक्वेंशियल एंड डायनेमिकल, सीक्वेंशियल का मतलब अरे वाला, डायनेमिक का मतलब लिंक लिस्ट यूज करके, जिसमें मेमोरी एलोकेशन मेलॉक करके यूज होती है, ठीक है, नोड बना करके। इम्प्लीमेंटेशन ऑफ इंसर्ट एंड रिमूव ऑपरेशन, हमने इंसर्ट रिमूव डिस्प्ले पिक सब देख लिया, करेक्ट। यूनिट आपके खत्म इतनी देर में, ठीक है, कितना सिंपल सी चीज है ना। बशर्ते आपको अब क्वेश्चन आए कि भाई इसको आप लिंक लिस्ट यूज करके इंप्लीमेंट करो, यानी डायनेमिक वे में इंप्लीमेंट करो, तो आपको पता होना चाहिए आपको कैसे करना है, वो प्रोग्राम, वो कंसेप्ट वहां पे क्लियर होना चाहिए आपका, ठीक है। चाहे सिंगल लिंक लिस्ट करो, डब्ल्यू यूज करो, सिक्वेंशियल सर्कुलर करो, कुछ भी करो, ठीक है, वो आपका क्लियर होना चाहिए। कोई क्वेश्चन है वैसे कल के सेशन के रिगार्डिंग? नहीं, ठीक है। तो अब देखो हमारे सिलेबस में बच क्या रहा है, प्रीफिक्स पोस्टफिक्स रोटेशन तो हमने पढ़ लिया है, इवैल्यूएशन सिलेबस में नहीं था फिर भी पढ़ लिया है हमने, ठीक है, क्योंकि एग्जाम वगैरह में आता है वो, ठीक है, सिंपल सी चीज भी है। कन्वर्जन बचा है, कन्वर्जन थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, मैंने छोड़ रखा है ताकि आप सेशन के लिए पढ़ लें, तब कन्वर्जन भी हम आ जाएंगे, उसका कोड देख लेंगे, ठीक है। एक टॉपिक कन्वर्जन बचा है आपका, ठीक है। अब देखो इंट्रोडक्शन टू ट्री एंड ग्राफ, नॉर्मली आप अरे पढ़ रहे थे, स्ट्रक्चर पढ़ रहे थे, लिस्ट पढ़ रहे थे, स्टैक पढ़ रहे थे, क्यूज पढ़ रहे थे, पूरी पूरी यूनिट थीम के ऊपर। यहाँ पे सिर्फ लिख रखा है इंट्रोडक्शन टू ट्री एंड ग्राफ, इसका मतलब आपके सिलेबस में
इनके सारे ऑपरेशंस आपको डिस्कस नहीं करने हैं, सिर्फ इंट्रोडक्शन है, आपको पता होना चाहिए ये चीजें क्या होती हैं, ठीक है, वो हम अभी डिस्कस कर लेंगे, ये टॉपिक अभी वाइंड अप कर लेंगे, ठीक है। उसके बाद क्या बचेगा, सर्चिंग टेक्निक हम पढ़ चुके हैं, लीनियर सर्च पढ़ चुके हैं, बाइनरी सर्च पढ़ चुके हैं, सॉर्टिंग पढ़ना बाकी है। आपने जब सी पढ़ा था सॉर्टिंग पढ़ा था क्या, नहीं पढ़ा था, तो हम सॉर्टिंग पढ़ लेंगे, ठीक है। सॉर्टिंग पढ़ने के साथ आपका सिलेबस क्या होगा, खत्म, कुछ भी नहीं बचेगा, ठीक है। सॉर्टिंग में अगर एक दो सॉर्टिंग आप समझ जा रहे हैं तो फिर बाकी सारी सॉर्टिंग आपके समझ में अपने आप आ जाएगी, मतलब पढ़ाता जाऊंगा मैं, आपको समझ में आसानी होगी समझने में, ठीक है। तो शुरू के क्लासेस में ध्यान दीजिएगा, जैसे लिंक लिस्ट में शुरू में सिंगल लिंक लिस्ट पे मैं बहुत फोकस देकर कर रहा था, आपको स्ट्रक्चर पे फोकस कर रहा था, बार बार उसको पढ़ा रहा था, है ना, क्योंकि अगर बेसिक चीजें अगर आप समझ गए तो आगे की चीजें बड़ी आसान होती जाती हैं फिर, है ना, सब उसी का एक तरह से स्वरूप चेंज करना है एक तरह से। So we are moving to new topic, trees and graph. पहला पॉइंट जो समझने का है, अब तक हमने जो कुछ पढ़ा है, अरे, लिंक लिस्ट, स्टैक, क्यू, ये सारे क्या हैं, लीनियर डाटा स्ट्रक्चर हैं। लीनियर का मतलब क्या है, सीक्वेंस, एलिमेंट का एक सीक्वेंस है और एक ही लेवल है सीक्वेंस का, है ना। अब ये देखिए, ये जो आपको दिख रहा है कुछ पिक्चर में जो दिख रहा है डाटा स्ट्रक्चर, इसका देखिए सीक्वेंस, अगर आप एक लाइन में देखें तो चलिए BCD का सीक्वेंस है, ठीक है, लेकिन ये हायरार्किकल है, डिफरेंट लेवल्स पे है, इसको सीक्वेंशियल नहीं कहेंगे, यानी इसको लीनियर नहीं कहेंगे, इसको क्या बोलेंगे, नॉन लीनियर डाटा स्ट्रक्चर। तो ट्रीज एंड ग्राफ आर बोथ द नॉन लीनियर डाटा स्ट्रक्चर्स। Okay, so this is a typical example. What you are seeing is an example of a tree. ठीक है, आप एक नोड देख रहे हैं, उस नोड के चाइल्ड हैं, फिर इस नोड के फर्दर चाइल्ड हो गए, ठीक है। इसमें जब आप एरोज देखते हैं तो एरोज का मतलब क्या होता है कि यूनिडायरेक्शनल, ठीक है, जहां एरो आपको न दिखे वहां कहें बाई डायरेक्शनल, यानी दोनों तरफ से, ठीक है। हालांकि सच बात यह है कि ट्री की जब आप बात करेंगे तो यूनिडायरेक्शनल की ही बात करेंगे आप, ठीक है, ट्री यूनिडायरेक्शनल ही होता है। इन्होंने यहाँ मिस्टेक कर रखी है। तो जैसे कि आपको अभी एग्जांपल दे रहे हैं कि भाई कंपनी की जो डेजिग्नेशन पॉलिसी है उसकी हायरार्की की हम बात करें, सबसे ऊपर CEO है, फिर सीनियर मैनेजर्स हो गए, फिर मैनेजर्स हो गए, फिर टेक लीड्स हो गए एंड सो ऑन, है ना। उसके नीचे जाएंगे तो अदर टेक्निकल स्टाफ आ जाएगा, ठीक है। तो ये एक हायरार्की है, ठीक है, क्लियर है। So by definition a tree is a non-linear data structure that represents a hierarchy. A tree is a collection of nodes that are linked together to form a hierarchy. नोड्स होते हैं, नोड्स होते हैं जो गोले आपको दिख रहे हैं उनको हम क्या करेंगे, नोड्स बोलेंगे, ठीक है। अब इसमें कुछ टर्म्स है जो आपको याद रखने हैं। रूट नोड, जो सबसे ऊपर वाला नोड है जहां से कहानी शुरू होती है, यहां से हम कहीं भी जा सकते हैं, राइट, इसको बोलते हैं रूट नोड। जैसे कंपनी का CEO, ठीक है, इसको बोलेंगे रूट नोड। भाई बहुत सिंपल सी चीजें सुन लो, पेरेंट ऑफ अ नोड, इसका मतलब क्या हो गया, B है, इसका पेरेंट क्या है, A है, इमीडिएट इसका जो प्रेडिसेसर है वो आपका पेरेंट हो गया, ठीक है। इसको आप बस टर्म सुनते जाओ, आपको अपने आप याद होता जाएगा क्या चीज है। चाइल्ड ऑफ अ नोड, E का चाइल्ड कौन सा है, G है, राइट, B का चाइल्ड E और F है, फाइन। लीफ नोड, ये जो नोड आप देख रहे हैं G, H, C, D, ये सारे लीफ नोड्स कहलाते हैं, यानी जिनके चाइल्ड नहीं होते हैं, जो जाके फिनिश हो जाते हैं अपने लेवल पर, ठीक है, उनको हम बोलते हैं लीफ नोड। जैसे एक पेड़ है ना, तो पेड़ का नीचे से रूट शुरू हो रहा है, स्टेम है, ब्रांचेस है, लास्ट में सबसे जो आता है वो लीफ आता है। उसी समय मतलब उसके कन्वेंशन के हिसाब से जिन नोड्स को आगे कोई
चाइल्ड नहीं है, उनको हम क्या बोलेंगे, लीफ नोड है ये। ठीक है, क्लियर है। नॉन लीफ नोड, तो जितने भी इंटरमीडिएट नोड्स हो गए जैसे ई एफ बी ए, ये सारे क्या है, नॉन लीफ नोड है। ठीक है, पाथ, अगर पाथ का मतलब हम किसी दो नोड के बीच की बात करेंगे, क्या पाथ है। अगर हम कहें कि ए और ई में क्या पाथ है, तो आप बोलेंगे ए बी बी ई। ठीक है, यानी पहले जो जो लिंक आपका आ रहा है, ट्रैवर्स का एज जो आ रहा है, वो उसको ए बी से रिप्रेजेंट करेंगे, दूसरे को बी से करेंगे। ठीक है, एंसेस्टर, एंसेस्टर का मतलब ऑल द प्रीडिसेसर ऑफ अ पर्टिकुलर नोड। ठीक है, जैसे ई की बात करें तो इसका एंसेस्टर बी है, इसका एंसेस्टर ए है। ठीक है, प्रीडिसेसर की बात करें तो बी का क्या है, बी का प्रीडिसेसर ई भी है, एफ भी है, और चूंकि ई का प्रीडिसेसर जी है और एफ का प्रीडिसेसर एच है, तो बी का प्रीडिसेसर जी और एच भी हो जाएगा। क्लियर, सारे प्रीडिसेसर। ठीक है, इसको डिसेंडेंट भी कहते हैं। देन सिबलिंग, सिबलिंग का मतलब क्या हुआ, अब देखिए ए के 3 नोड हैं, चाइल्ड बी सी एंड डी, दे आर कॉल्ड सिबलिंग। डिग्री, द नंबर ऑफ चिल्ड्रन ऑफ अ पर्टिकुलर नोड इज कॉल्ड एज डिग्री। जैसे फॉर एग्जांपल बताइए आप, नोड ए की डिग्री क्या है, 3, राइट। नोड बी की डिग्री क्या है, 2। नोड ई की डिग्री क्या है, 1। नोड जी की डिग्री 0। लीफ नोड की डिग्री हमेशा 0 होती है। डेप्थ ऑफ अ नोड, एक नोड की क्या डेप्थ है, द लेंथ ऑफ द पाथ फ्रॉम द रूट नोड टू दैट नोड इज कॉल्ड एज द डेप्थ ऑफ द नोड। ठीक है, यानी अगर आप कह रहे हैं कि हमें डेप्थ ऑफ द नोड पता करनी है एफ की, तो यानी ए से बी, बी से ई, एफ तक आए तो 1 2, डेप्थ आपकी 2 हो गई। ठीक है, डेप्थ ऑफ अ नोड, मान लीजिए एफ की डेप्थ ऑफ द नोड चाहिए मुझे, एफ की डेप्थ क्या है, तो एक रूट ये हुआ, मतलब एक रास्ता ये हुआ, दूसरा ये हुआ, दो एज बीच बीच में आ रहे हैं, तो इसकी डेप्थ क्या हो गई, 2 हो गई, यानी 2 लेवल नीचे है ये। ठीक है, इसको बोलते हैं लेवल 0, लेवल 1, लेवल 2। ठीक है, इस पूरी लाइन को जो आप बोलेंगे ना, ये पूरा का पूरा लेवल 0 बोलेंगे। ठीक है, ये लेवल 1 हो गया, ये लेवल 2 हो गया, इसके बाद ये लेवल 3 हो गया। ठीक है, क्लियर है। हाइट ऑफ अ नोड, the number of uh, the number of edges that occur in the longest path from that node to the leaf node is known as the height of the node. किसी एक नोड का जो लॉन्गेस्ट पाथ आता है, ठीक है, उसको हम बोलते हैं हाइट ऑफ द नोड। ठीक है, इसको अभी ग्राफ के टर्म में समझेंगे तो और अच्छे समझ में आएगा आपको हाइट और डेप्थ में क्या डिफरेंस है। लेवल बता दिया आपको, राइट। So how a tree is represented in the memory, ये जो टिपिकल आपको दिखा रहा है ना नोड का स्ट्रक्चर, कैसा लग रहा है आपको, डब्ल्यू इंग्लिश जैसा लग रहा है, राइट, कि बीच में डाटा है, लेफ्ट जैसे प्रीवियस लिंक होता था नोड का, और राइट नोड का नेक्स्ट होता था, राइट। इसको हम बोलते हैं बाइनरी ट्री का स्ट्रक्चर, बाइनरी ट्री स्ट्रक्चर। ठीक है, यानी हर नोड के 0 और 2 चाइल्ड होंगे मैक्सिमम, 0 1 और 2। ठीक है, करेक्ट, इसको बोलते हैं बाइनरी ट्री, और जो स्ट्रक्चर दिख रहा है आपको वो बाइनरी ट्री का स्ट्रक्चर दिख रहा है। ठीक है, इसका मतलब ये रूट नोड है, करेक्ट, रूट नोड के 2 चाइल्ड है, लेफ्ट चाइल्ड एंड द राइट चाइल्ड। जैसे प्रीवियस और नेक्स्ट होता था वैसे लेफ्ट एंड द राइट, लेफ्ट चाइल्ड बी है, राइट चाइल्ड सी है। बी का जो लेफ्ट चाइल्ड है वो डी है, बी का जो राइट चाइल्ड है यानी राइट पॉइंटर है वो नल होगा।
ठीक है, जैसे नेक्स्ट नल होता था। सिमिलरली डी का राइट और लेफ्ट दोनों नल है। सी का लेफ्ट ई है, ई को पॉइंट कर रहा है, सी का राइट एफ को पॉइंट कर रहा है। ई का लेफ्ट राइट नल है, एफ का लेफ्ट एंड राइट भी नल है। यही अगर ट्री हम स्ट्रक्चर बनाना चाहें जो कि स्पेसिफिकली बाइनरी ट्री नहीं है, तब क्या करेंगे? मतलब ऐसा ट्री जैसे हमने ऊपर देखा है अभी, ये बाइनरी ट्री तो नहीं है। हर नोड के मैक्सिमम 2 एलिमेंट हो तो उसको बाइनरी ट्री कहते हैं। 0, 1 या 2 मैक्सिमम एलिमेंट, उसको बोलेंगे बाइनरी ट्री। ये बाइनरी ट्री नहीं है, राइट? अब क्या करें इसमें? ऐसा हमें नोड बनाना है तो स्ट्रक्चर कैसे डिजाइन करेंगे इसका? एक तो डाटा एलिमेंट होगा, राइट? बाकी नंबर ऑफ नोड्स तो कितने भी हो सकते हैं ना, ठीक है? यानी जो लिंक होगी वो किसकी होगी? जो नेक्स्ट होती है वो कंप्लीट एक अरे हो सकती है, राइट? ठीक है, यानी एलिमेंट आपका कुछ ऐसे होगा, इधर आपने कहा डाटा एलिमेंट, ठीक है? अब ये एक लिंक यहाँ हो सकती है, दूसरी लिंक यहाँ हो सकती है, तीसरी लिंक यहाँ हो सकती है, चौथी लिंक यहाँ हो सकती है, कोई इसकी लिमिटेशन नहीं है ना? नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने भी हो सकते हैं। तो इस पूरी चीज को, लिंक को ही हम एक अरे से अगर रिप्रेजेंट कर दें तो हमारा स्ट्रक्चर प्रिपेयर हो जाएगा। सारे उसी फंडामेंटल कंसेप्ट पे जाके अटक रहे हैं, स्ट्रक्चर एंड लिंक लिस्ट। अगर ठीक से आपने पढ़ा है तो ये सब कुछ समझ में आएगा, ठीक है? ग्राफ की डिफरेंशिएशन चलो आगे देख लेंगे, एक जस्ट विजन आपको दे रहा हूं। ये देखिए ग्राफ है, ठीक है? ग्राफ का मतलब क्या है? ट्री में क्या दिख रहा था आपको? हायरार्की दिख रही थी। यहाँ पे क्लियर कट हायरार्की नहीं है, यहाँ पे एक नेटवर्क काइंड का स्ट्रक्चर है, राइट? यानी इसमें वर्टिसेस हैं, इट्स अ सेट ऑफ वर्टिसेस एंड एजेस, और इनको हम बोलेंगे एजेस, ठीक है? टिपिकली डिनोट करते हैं E1 E2 इस तरह, E1 E2 एंड सो ऑन, ठीक है? अब ऐसा समझिए कि बहुत सारे स्टेशन हैं, रेलवे स्टेशन हैं, और उनके बीच ये कनेक्टिविटी शो कर रहा है, या एयर रूट की कनेक्टिविटी शो कर रहा है, राइट? सिटीज के बीच। तो क्या हो रहा है कि आप यहाँ से ट्रेवल करके यहाँ जा सकते हैं, यहाँ से ट्रेवल करके यहाँ जा सकते हैं, राइट? एक और रूट पॉसिबल हो सकता है ऐसा, आप यहाँ से ट्रेवल करके यहाँ जा सकते हैं, यहाँ से ट्रेवल करके यहाँ से जा सकते हैं। तो नॉर्मली इस तरह के स्ट्रक्चर को ग्राफ बोलते हैं, और इनका यूज किसमें होता है? जैसे कि आपको पता करना है कि अगर हमें डेस्टिनेशन V5 से V2 पे ट्रेवल करना है, तो विच इज द स्मॉलेस्ट पॉसिबल रूट, ठीक है? अब ये वेट होंगे, इनके एजेस के वेट होंगे। मान लीजिए इसने आपने कहा कि 560 माइल्स, ठीक है? 200 माइल्स, ये है 350 माइल्स, ये है 150 माइल्स, ठीक है? इधर और भी रूट बन रहे हैं, देखिए 150 माइल्स, 200 माइल्स, 700 माइल्स फॉर एग्जांपल। मल्टीपल रूट्स हैं, एक रूट ये भी बन रहा है, ठीक है? तो आप सबको सम अप कर करके ये फाइंड आउट करेंगे कि कौन से एज का सम जो जा रहा है V5 से V2 तक ट्रेवल करने में सबसे कम आ रहा है, राइट? तो उसको आप बोलेंगे ये शॉर्टेस्ट पॉसिबल पाथ है, ठीक है? शॉर्टेस्ट पाथ है। इसमें डिफरेंट सर्चिंग टेक्निक्स आती हैं, उतनी डिटेल में हम नहीं जाएंगे क्योंकि इंट्रोडक्शन पार्ट है। अब देखिए ये जो एग्जांपल है, ये एग्जांपल है डायरेक्टेड ग्राफ का, इसको बोलते हैं डायरेक्टेड ग्राफ। डायरेक्टेड ग्राफ का मतलब क्या हो गया? किस वर्टिसेस से किस नोड पे आप ट्रैवर्स कर सकते हैं, उसका डायरेक्शन प्री डिफाइंड है ना? यानी V1 से आप V2 पे तो जा सकते हैं, V2 से डायरेक्टली आप V1 पे नहीं जा सकते, करेक्ट? फाइन। V3 से V2 में जा सकते हैं, यानी V2 से हम कहीं भी आगे नहीं जा सकते, राइट? V2 हमारा ऐसा नोड होगा जहां पे आकर के हमारा ट्रेवल एंड हो जाएगा, राइट? इसको हम बोलते हैं डायरेक्टेड ग्राफ। अगर ये एरोज नहीं होते तो इसका मतलब होता, अगर इस लाइन तरह की आप लाइन देखते जैसे पहले देखा था, इसका मतलब बाई डायरेक्शनल है, अनडायरेक्टेड ग्राफ उसको बोलते हैं, ठीक है? यानी किसी भी डायरेक्शन में आप चल सकते हैं, ठीक है? आगे पीछे जैसे चलना चाहे आप चल सकते हैं। तो अगर डिफरेंसेस देखें तो ट्री इज अ नॉन लीनियर डाटा स्ट्रक्चर इन विच एलिमेंट्स आर अरेंज्ड इन मल्टीपल हायरार्कीज बल्कि है, ठीक है?
अ ग्राफ इज ऑल्सो अ नॉन लीनियर स्ट्रक्चर, ठीक है। सो चलिए इसको एक बार फिर और डिस्कस कर लेंगे, ठीक है, क्योंकि थोड़ा सा डिटेल में एक बार रिवाइज हो जाएगा तो आप क्लियर उसको। हाँ